दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज हिंदी में। आज हम बात करेंगे विद्युतीय द्विध्रुव पर। विद्युतीय द्विध्रुव, द्वि मीन्स होता है दो, दो से जोड़ा बनता है और ये विद्युत के ध्रुवों का जोड़ा है। आप आगे चुंबकत्व चैप्टर में पढ़ेंगे कि चुंबक के दो ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, लेकिन विद्युत के दो ध्रुव आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश होता है। यानी यह आवेशों से, दो आवेशों से बना हुआ एक जोड़ा है। इसको समझाने के लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे इसको समझाने के लिए आपके सामने हम जूतों का एक जोड़ा लेते हैं। आपने जूतों के जोड़े में देखा होगा कि अगर एक जूता लेफ्ट साइड के पैर का होगा तो दूसरा जूता जो है राइट साइड के पैर का होगा। दोनों जूता लेफ्ट साइड के पैर का या दोनों जूता राइट साइड के पैर का कभी नहीं होगा, एक लेफ्ट का तो दूसरा राइट का। यानी इसका हम प्रॉपर्टी यहां पे लिख रहे हैं कि दोनों जूते जो होते हैं विपरीत साइड के होते हैं। दो नंबर पे अगर एक जूता जो है 8 नंबर का होगा तो दूसरा जूता कभी भी, अगर एक जूता 8 नंबर का होगा तो दूसरा जूता कभी भी 7 नंबर का या 9 नंबर का नहीं होगा, दूसरा जूता भी 8 नंबर का होगा। यानी दोनों समान नंबर के होते हैं, नंबर के होते हैं। अब देखिए जोड़ा आप कब बोलते हैं, और जोड़ा में का एक जूता आपके पास है और एक जूता आपने गांव पे रख दिया है, आपके बुआ के घर पे छूट गया है या कहीं दूसरी जगह रह गया है, तो उसको हम जोड़ा नहीं बोलेंगे। जोड़ा बोलने के लिए दोनों जूता को एक दूसरे के निकट होना जरूरी है, एक दूसरे के करीब होना, काफी करीब होना जरूरी है। तो तीसरा कंडीशन क्या है जोड़ा होने के लिए, कि दोनों जूतों को तो बिल्कुल इसी तरह से जैसा जूतों के जोड़ों के लिए जो कंडीशन है कि दोनों जूते जो होने चाहिए विपरीत साइड के होने चाहिए, समान नंबर के होने चाहिए, एक दूसरे के निकट होने चाहिए, काफी करीब होने चाहिए, बिल्कुल इसी तरह का कंडीशन अगर आवेशों के जोड़ों में भी आवेशों द्वारा मेंटेन होगा तो उसको विद्युतीय द्विध्रुव बोलेंगे। जूतों के जोड़े में अगर विपरीत साइड के जूते होते हैं तो आवेश के जोड़े द्विध्रुव में विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे। उसी तरह से यहाँ पे समान नंबर के जूते होते हैं तो यहाँ पे समान परिमाण के आवेश होंगे। यहाँ पे जोड़े में जूते एक दूसरे के निकट होते हैं तो यहाँ के द्विध्रुव वाले जो आवेश के जोड़े हैं यहाँ भी आवेश एक दूसरे के बहुत ही निकट होंगे। तो जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -7 कूलम और यहाँ पे हमने लिख दिया -5 कूलम, तो इसको हम लोग द्विध्रुव नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों समान प्रकृति के आवेश है, हमको विपरीत प्रकृति का आवेश चाहिए, प्लस साथ ही दोनों का परिमाण भी समान नहीं है। फिर देखिए अगला स्टेप में हम यहाँ लिखते हैं -7 कूलम और यहाँ लिख दिए +5 कूलम। इसको भी हम लोग द्विध्रुव नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के तो हैं लेकिन दोनों का परिमाण समान नहीं है, तो यह भी द्विध्रुव नहीं होगा। तीसरा देख लीजिए अगर हम लिखते हैं -7 कूलम और इसी जगह पे हम लिख देते हैं +7 कूलम, एक ही बिंदु पर -7 कूलम है और +7 कूलम है, दोनों आवेशों का परिमाण तो समान है, प्रकृति भी विपरीत है, लेकिन दोनों आवेश एक दूसरे के निकट नहीं है बल्कि एक ही बिंदु पर है। इस स्थिति में भी इसको द्विध्रुव नहीं बोलेंगे। फिर देखिए यहाँ पे -7 कूलम और यहाँ पे बहुत दूर पे +7 कूलम, देख सकते हैं दोनों आवेश समान परिमाण के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, लेकिन दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत दूर है। इस स्थिति में भी इसको हम लोग द्विध्रुव नहीं बोलेंगे। द्विध्रुव तब भी नहीं बोलेंगे जब दोनों एक बिंदु पर हो, द्विध्रुव तब भी नहीं बोलेंगे जब दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो, द्विध्रुव तब बोलेंगे जब दोनों आवेश एक दूसरे के बहुत निकट हो। अब जैसे देख सकते हैं -7 कूलम और इसके बहुत ही निकट हो +7 कूलम, आप देख सकते हैं ये दोनों आवेश परिमाण में समान हैं, प्रकृति में विपरीत हैं और एक दूसरे के बहुत ही निकट हैं। और ऐसे दो आवेशों का जो जोड़ा होगा, जो सिस्टम होगा, उसी को विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, समान परिमाण, यह 7 तो यह भी 7, विपरीत प्रकृति, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के अगर दो आवेश एक दूसरे के बहुत निकट हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, एक दूसरे से काफी करीब हो, तो वैसे दो आवेशों के निकाय को, सिस्टम को विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। तो चलिए अब इससे हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा था कि हमने द्विध्रुव लिया था यहाँ पे -7 कूलम और यहाँ पे +7 कूलम, लेकिन
इस द्विध्रुव को जब हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -q और यहाँ पर लिखेंगे +q। आप देख सकते हैं आवेश का परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, दोनों आवेश काफी निकट है। यह जो सिस्टम है यह सिस्टम कहलाएगा विद्युतीय द्विध्रुव। मैं आपको बताऊं कि आवेश जो होते हैं किसी द्विध्रुव के वे एक दूसरे के काफी निकट होते हैं, लेकिन उन आवेशों को अगर हम बोर्ड या कॉपी पर भी बहुत निकट दिखाएंगे तो उनसे संबंधित व्याख्या, उनसे संबंधित पढ़ाई लिखाई में हमको बहुत असुविधा होगी। इसलिए हम उन दोनों आवेशों को दूर करके दिखाएंगे, लेकिन ये समझेंगे कि वो दोनों आवेश एक दूसरे के निकट हैं। इसलिए उन आवेशों के बीच की दूरी को हम यहाँ पे बोर्ड या कॉपी पे बड़ा करके दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं -q, यहाँ पर +q, यहाँ पर पॉइंट है A और यहाँ पर पॉइंट है B। और मैं आपको बताऊं कि किसी द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु होता है उस मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहा जाता है। द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम 2l से डिनोट करते हैं। 2l से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे मध्य बिंदु है, तो 2l है तो आधा आधा करना पड़ेगा। तो अगर 2l है तो इधर का आधा l हो जाएगा, इधर का आधा l हो जाएगा। लेकिन आप अगर दूरी को l लेंगे तो यहाँ पे l/2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर l/2, जो कि कैलकुलेशन के हिसाब से आगे असुविधाजनक होगा। यही कारण है कि द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी को हम 2l से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक l और फिर यहाँ से यहाँ तक l। द्विध्रुव पर हम जब कभी भी पढ़ाई करेंगे तो द्विध्रुव को देखिए कैसे डिस्क्राइब करेंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जहां भी हम लोग द्विध्रुव पे आगे बातचीत करेंगे तो हमको द्विध्रुव का ये फिगर बनाना पड़ेगा और उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे। हम लोग लिखेंगे माना कि AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसके A बिंदु पर -q आवेश है, B बिंदु पर +q आवेश है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, द्विध्रुव का केंद्र O है। एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि द्विध्रुव से कोई भी जो दूरी हम मापते हैं वो उसके ऋण आवेश से नहीं, उसके धन आवेश से नहीं, बल्कि उस द्विध्रुव के केंद्र से दूरी मापा जाता है। आगे हम द्विध्रुव से कोई भी दूरी उसके केंद्र से मापेंगे। आप देख सकते हैं हमने एक द्विध्रुव लिया है AB, A बिंदु पर -q आवेश है, B बिंदु पे +q आवेश है, द्विध्रुव का केंद्र O है। यहाँ पे कुछ और जानकारी हम आपको ऐड करेंगे। मैं आपको बताऊं कि किसी द्विध्रुव के दोनों आवेशों से जो सरल रेखा गुजरती है उसको द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं। आप देख सकते हैं सरल रेखा केवल -q से नहीं, केवल +q से नहीं, बल्कि दोनों आवेशों से गुजरेगी। इसको द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं। उसी तरह से मैं आपको बताऊं कि किसी द्विध्रुव के केंद्र से अक्ष के जो लंबवत रेखा गुजरती है उसको द्विध्रुव का निरक्ष कहा जाता है। तो यहां से देखिए ये रेखा ऐसे गुजरेगी, केंद्र से गुजरेगी लेकिन अक्ष के लंबवत 90 डिग्री पे, और यह जो रेखा गुजरेगी इसी रेखा को द्विध्रुव का निरक्ष कहा जाता है। द्विध्रुव का निरक्ष। एक बात मैं और आपको बताऊं कि द्विध्रुव का अक्ष या द्विध्रुव का निरक्ष एक रेखा है। रेखा बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो अक्ष या निरक्ष पर कोई भी पोजीशन जो होगा, कोई भी स्थिति जो होगी बिंदु के रूप में होगी, तो अक्ष पर के किसी भी बिंदु को अक्षीय स्थिति कहा जाता है, और ठीक उसी तरह से द्विध्रुव के निरक्ष पर के किसी भी बिंदु को निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। तो अक्ष पर का किसी बिंदु, ये जो अक्ष है इस पर इधर भी, दाहिनी तरफ भी या बाएं तरफ भी कोई भी बिंदु हो उसको अक्षीय स्थिति कहेंगे, और ये निरक्ष ऊपर और नीचे कहीं भी अगर कोई भी बिंदु हो तो उसको निरक्षीय स्थिति कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक हम बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं P, और इस बिंदु को कहा जाएगा अक्षीय स्थिति। और उसी तरह से यहाँ पर एक हम बिंदु ले लिए निरक्ष पर P', और इस बिंदु को कहा जाएगा निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति को इंग्लिश में एक्सियल पोजीशन कहते हैं। इसको tan
इसको इसको इंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है, इसको 10A पोजीशन भी कहते हैं। उसी तरह से निरक्षीय स्थिति को इंग्लिश में इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। इसको ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। इसको 10B पोजीशन भी कहा जाता है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे के बहुत निकट हो, अल्प दूरी पर हो तो उसको विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। किसी विद्युतीय द्विध्रुव के दोनों आवेशों से गुजरने वाली सरल रेखा को द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल इसको कहा जाता है। और किसी विद्युतीय द्विध्रुव के केंद्र से अक्ष के जो लंबवत रेखा गुजरती है उसको द्विध्रुव का निरक्ष बोलते हैं, इसको इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल बोलते हैं। और किसी विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर के किसी भी बिंदु को अक्षीय स्थिति या इसको इंड ऑन पोजीशन या 10A पोजीशन भी कहते हैं। उसी तरह से किसी विद्युतीय द्विध्रुव के निरक्ष पर के किसी भी बिंदु को निरक्षीय स्थिति या इसको इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन या 10B पोजीशन भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक स्टार पॉइंट हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं कि ये भी एक विद्युतीय द्विध्रुव है, ए बिंदु पर -Q आवेश है, बी बिंदु पर +Q आवेश है। अगर मैं कहूंगा इस द्विध्रुव का कुल आवेश बराबर देख सकते हैं -Q अब +Q, ये हो जाएगा 0। यानी द्विध्रुव एक उदासीन सिस्टम है। द्विध्रुव दो आवेशों से समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों से बना एक ऐसा सिस्टम है जिसका कुल आवेश 0 होता है, यानी यह एक उदासीन सिस्टम है। और आप सामान्यतः ऐसा समझते हैं कि उदासीन सिस्टम विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकती है। आप समझते हैं कि एक आवेशित वस्तु ही विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि विद्युतीय द्विध्रुव उदासीन होने के बावजूद भी यह विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो कि आगे के क्लासेज में आपको बताया जाएगा। दोस्तों अभी हम एक और स्टार पॉइंट आपको बताएंगे। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे एक क्लास में यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है और यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है, बॉय, और वहाँ पे गर्ल। अगर मैं कहूँगा इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना तो आप आसानी से यहाँ के बीच में डिस्टेंस को मेजर कर देंगे। लेकिन मैं कहूँ कि यहाँ पे 4 लड़कियों का एक ग्रुप बैठा हुआ है और यहाँ पर 4 लड़कों का एक ग्रुप बैठा हुआ है। अब मैं कहूँगा इन लड़कों के ग्रुप और लड़कियों के ग्रुप के बीच का दूरी ज्ञात करें, डिस्टेंस ज्ञात करें। तब आप कैसे माप करेंगे, मेजर करेंगे? यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ नहीं। इसके लिए आप क्या करेंगे कि इन सारे लड़कों को एक जगह पे आप सेंट्रलाइज मानेंगे। ये देख सकते हैं आप एकदम सिमेट्रिक है, तो ये बीच में हो जाएगा, इसको कहेंगे सेंटर ऑफ बॉयज। उसी तरह से इन लड़कियों का एक हम केंद्र निर्धारित कर लेंगे। जिस तरह से लड़कियों का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है उस आधार पे ये बीचों बीच जो है इसका केंद्र हो जाएगा। तो यह जो केंद्र होगा ये लड़कियों का केंद्र होगा, सेंटर ऑफ गर्ल्स। और सेंटर ऑफ बॉयज और सेंटर ऑफ गर्ल्स के बीच का जो डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वही इन लड़के और लड़कियों के समूहों के बीच का, ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक उसी तरह से मैं आपको बताऊं कि जितने भी पदार्थ हैं अणु और परमाणु से मिलकर बने हैं। ये परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। न्यूट्रॉन के पास तो आवेश नहीं है, तो उसकी बात हम यहाँ पे हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आवेश को लेकर डिस्कशन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के पास, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के पास आवेश है। प्रोटॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है परमाणुओं के नाभिकों के अंदर है और इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन नाभिकों के चारों तरफ है। तो किसी भी परमाणु या अणु में ये जितने भी धनावेशित या ऋणावेशित कण हैं उनका एक सेंटर होता है। आप जानते हैं किसी भी परमाणु या अणु, परमाणु भी उदासीन होता है, अणु भी उदासीन होता है। तो उदासीन कहने का मतलब परमाणु या अणु में जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड या वितरित ऋणावेशित या धनावेशित कण है वो समान मात्रा में है। और यदि किसी पदार्थ के अणु या परमाणु के धन आवेश और ऋण आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चेक नहीं करेंगे, उसका एक केंद्र हमको एज्यूम करना पड़ेगा। और जहां पे प्लस आवेश का केंद्र होगा उसको कहा जाएगा सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी धन आवेश का केंद्र।
उसी तरह से जहां पे ऋण आवेश केंद्रित होगा, सारे ऋणात्मक कणों के वितरण के कारण उसका एक केंद्र होगा और उस केंद्र को कहेंगे सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज। हिंदी में इसको कहेंगे ऋण आवेश का केंद्र और इसको धन आवेश का केंद्र। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके परमाणु या अणुओं के अंदर वितरित ऋणावेशित या धनावेशित कणों के जो केंद्र होते हैं वो अलग अलग बिंदुओं पे होते हैं, यानी इनके बीच में कुछ सेपरेशन होता है, कुछ अलगाव होता है, कुछ अल्प दूरी होती है। और ऐसे पदार्थों के परमाणु या अणु विद्युतीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। और विद्युतीय द्विध्रुव को जब हम विद्युतीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो जिस तरह से यह व्यवहार करेगा उसी के आधार पर ऐसे पदार्थों के अणु या परमाणुओं का व्यवहार जो है डिसाइड होता है, उनका बिहेवियर डिसाइड होता है। और अणुओं या परमाणुओं के आधार पर ही उस पदार्थ का विद्युतीय क्षेत्र में व्यवहार जो है, बिहेवियर जो है डिसाइड होता है। यही कारण है कि हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव पढ़ते हैं। और ये विद्युतीय द्विध्रुव सामान्यतः किसी पदार्थ के अणु या परमाणु को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल भी हम आपको बताते हैं कि आप यहां पे देख सकते हैं NH3 एक हमने अणु लिया। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के अंदर भी निगेटिव पॉजिटिव पार्टिकल है, हाइड्रोजन के अंदर भी निगेटिव पॉजिटिव पार्टिकल, इसके अंदर भी निगेटिव पॉजिटिव, इसके अंदर भी निगेटिव पॉजिटिव। तो अब जब हम NH3 अणु पे बात करेंगे तो इसके सारे निगेटिव पॉजिटिव पार्टिकल को हम अलग अलग इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इसके टोटल चार्ज पे बात करेंगे। टोटल चार्ज दो तरह का है, एक पॉजिटिव और निगेटिव। इसके अंदर का निगेटिव पार्टिकल, इसके अंदर का निगेटिव पार्टिकल, इसके अंदर सब निगेटिव पार्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उनका एक सेंटर होगा। उसी तरह से सारे पॉजिटिव पार्टिकल का एक सेंटर होगा। और यदि वो सेंटर अलग अलग है तो ये समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेशों के सेंटर अगर अलग अलग हो तो वैसी स्थिति में ये जो NH3 अणु है यह विद्युतीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यही कारण है कि विद्युतीय द्विध्रुव सामान्यतः किसी पदार्थ के अणु या परमाणुओं को सूचित करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।